रात के 11 बज रहे थे। बेडरूम में एसी की हल्की गुनगुनाहट के अलावा एकदम सन्नाटा था। समीर अपने लैपटॉप में सिर गड़ाए कल की प्रेजेंटेशन और घर पर होने वाली पूजा की तैयारियों की लिस्ट को आखिरी बार देख रहा था। बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठी वंदना अपने माथे को कसकर दबाए हुए थी। उसके चेहरे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं और शरीर तप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर, वंदना की आवाज में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। समीर ने बिना नजरें हटाए ही झुंझुलाते हुए कहा, वंदना, प्लीज, अब और कोई नई मुसीबत मत खड़ी करना। तुम्हें पता है ना, कल पापा की बरसी है और घर में सत्यनारायण की कथा भी रखी है। मम्मी सुबह से तैयारियों में लगी हैं और मैं ऑफिस और घर दोनों मैनेज करने में पागल हो रहा हूँ। अब अगर तुम्हें किसी रिश्तेदार की शिकायत करनी है या काम की टेंशन बतानी है तो प्लीज कल पूजा के बाद अभी मुझे फोकस करने दो। वंदना ने एक बार फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कहना चाहती थी कि उसे 103 डिग्री बुखार है, उसका बदन टूट रहा है और उसे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन समीर की बातों में इतना रूखापन था कि उसके सब गले में ही अटक गए। उसने सोचा, शायद समीर सही कह रहा है। कल इतना बड़ा दिन है, घर मेहमानों से भरा रहेगा। ऐसे में अगर उसने अपनी बीमारी का रोना रोया तो सासू माँ सुमित्रा देवी फिर ताना मारेंगी कि बड़े मौकों पर ही किसे बीमार पड़ना होता है। वंदना ने चुपचाप एक पैरासीटामोल की गोली निकाली, उसे पानी के साथ निकला और चादर ओढ़कर लेट गई। समीर को भनक तक नहीं लगी कि उसके बगल में लेटी उसकी पत्नी दर्द से करा रही थी। उसने अपनी सिसकियों को तकिए में दबा दिया था। अगली सुबह घर में चहल पहल जल्दी शुरू हो गई। सुमित्रा देवी की आवाज हॉल में गूंज रही थी, अरे, फूल वाले ने अभी तक गेंदे की माला नहीं भेजी। पंडित जी 10 बजे तक आ जाएंगे। वंदना, ओ वंदना, अभी तक सो रही है क्या? महारानी को कोई जगाओ भाई, आज के दिन तो जल्दी उठ जाना चाहिए था। वंदना की नींद इस शोर से खुली। उसका सिर भारी हो रहा था, जैसे किसी ने हथौड़े बरसाए हों। बुखार उतरा नहीं था, बल्कि शरीर और ज्यादा निढाल हो गया था। लेकिन सुमित्रा देवी की तीखी आवाज सुनकर वह बिस्तर से किसी तरह उठी। समीर पहले ही नहा धोकर तैयार हो चुका था और नीचे मेहमानों को रिसीव करने जा रहा था। वंदना ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और बाथरूम की तरफ बढ़ी। तैयार होकर जब वंदना नीचे पहुंची तो सुमित्रा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। आ गई, शुक्र है। देखो वंदना, आज मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। शर्मा जी, वर्मा जी और समीर के बॉस सब आ रहे हैं। खाना घर का ही होना चाहिए। यह कैटरिंग वाला खाना मुझे पसंद नहीं और पापा को भी हाथ का बना खाना ही पसंद था। तुम रसोई संभालो, मैं बाहर मेहमानों को देखती हूँ। और हाँ, चेहरे पर ये 12 मत बजा कर रखना। थोड़ा मुस्कुराकर मिलना सबसे। लोग क्या कहेंगे कि बहू को ससुर की बरसी पर काम करने में जोर आ रहा है। वंदना ने बस सिर हिलाया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह रसोई में गई। वहां काम का अंबार लगा था। 50 लोगों का खाना बनना था। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, 3 तरह की सब्जियां और खीर। रसोई में एक जस्ट फैन खराब था और गर्मी से वहां का माहौल भट्टी जैसा हो रहा था। वंदना ने आटा गूंदना शुरू किया। हर पल उसे लग रहा था कि वह अब गिरी तब गिरी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह मशीन की तरह काम करती रही। बाहर हॉल में एसी चल रहा था। हंसी टिटोली हो रही थी। सुमित्रा देवी अपनी नई कांजीवरम साड़ी में इतरा रही थी। एक रिश्तेदार ने पूछा, अरे सुमित्रा जी, वंदना नहीं दिख रही, अकेले सब संभाल रही है क्या? सुमित्रा देवी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे क्या बताऊं बहन, आजकल की बहुओं को तो बस काम से जी चुराना आता है। लेकिन मैंने वंदना को अच्छे संस्कार दिए हैं। उसे पता है कि घर की इज्जत क्या होती है। मैंने कहा, बेटा, तुम रसोई देखो, बाकी मैं देख लूंगी। वैसे भी उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। कहती है, मम्मी जी आप आराम करो, मैं सब कर लूंगी। सभी औरतों ने सुमित्रा देवी की तारीफ की। वाह, बहू हो तो ऐसी और सास हो तो आप जैसी, जो बहू को बेटी मानती है। इधर रसोई में वंदना की हालत बिगड़ती जा रही थी। कढ़ाई से निकलती तेल की गंध उसे उल्टी जैसा महसूस करा रही थी। बीच बीच में वह सिंक के पास जाकर ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारती ताकि बेहोश ना हो जाए। समीर 2-3 बार रसोई में पानी की बोतल लेने आया। उसने देखा कि वंदना पसीने से
तर-बतर है। वंदना, यार जल्दी करो, पंडित जी भोग मांग रहे हैं। समीर ने हड़बड़ी में कहा। उसने यह गौर ही नहीं किया कि वंदना की आंखें लाल थी और वह कितनी मुश्किल से खड़ी थी। वंदना ने कांपते हाथों से थाली बढ़ाई। समीर थाली लेकर चला गया। दोपहर के 2 बज गए। पूजा खत्म हो चुकी थी और मेहमान खाना खा रहे थे। वंदना लगातार रोटियां सेक रही थी और मेहमानों को गरम गरम परोसने के लिए नौकरानी के हाथ भिजवा रही थी। सुमित्रा देवी बीच बीच में रसोई के दरवाजे पर आकर हिदायत दे जाती। खीर में काजू कम लग रहे हैं, और डालो। और हाँ, वर्मा जी को कड़क रोटी पसंद है, ध्यान रखना। उन्होंने एक बार भी वंदना से यह नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया है या नहीं, या उसकी तबीयत कैसी है। आखिरकार सारे मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा पसर गया। बस कुछ करीबी रिश्तेदार और घर के लोग बचे थे। समीर सोफे पर निढाल होकर बैठ गया। उफ, बहुत थकान हो गई। मम्मी, प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। सबने खाने की बहुत तारीफ की। सुमित्रा देवी अपनी तारीफ सुनकर फूल गईं। हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, इंतजाम में कोई कमी नहीं रखूंगी। आखिरकार खानदान की इज्जत का सवाल था। समीर ने इधर उधर देखा। वंदना कहाँ है? उसे भी बुला लो, साथ में खाना खा लेते हैं। सुमित्रा देवी ने नाक सिकोड़ी। अरे, वो अभी रसोई समेट रही होगी, तुम खा लो। औरतों का तो काम ही होता है सबको खिलाकर खाना। वैसे भी उसने काम ही क्या किया है, बस खाना ही तो बनाया है। सारी दौड़ भाग तो मैंने की है। समीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा कि सुबह से वंदना एक बार भी बाहर आकर नहीं बैठी। वह रसोई की तरफ गया। वंदना, वंदना आओ यार, अब काम छोड़ो। जैसे ही समीर रसोई में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वंदना रसोई के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके पास आटे की परात बिखरी हुई थी और एक गिलास पानी, जो शायद वह पीने की कोशिश कर रही थी, लुढ़का हुआ था। वंदना, समीर चीखा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने वंदना का सिर अपनी गोद में रखा। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मम्मी, जल्दी आओ, वंदना बेहोश हो गई है। समीर की आवाज सुनकर सुमित्रा देवी और कुछ रिश्तेदार दौड़े चले आए। सुमित्रा देवी ने आते ही कहा, अरे, नाटक कर रही होगी, सुबह से मुंह फुलाए बैठी थी, काम खत्म हुआ तो सोने का बहाना ढूंढ लिया। समीर ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने वंदना के गाल थपथपाए। वंदना, आंखें खोलो। वंदना ने मुश्किल से पलकें झपकाई। वह बहुत क्षीण आवाज में बुदबुदाई, पानी। समीर ने उसे पानी पिलाया और उसे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। तभी उसकी नजर रसोई के काउंटर पर रखे डस्टबिन के पास एक मुड़ी हुई पर्ची पर पड़ी। वह शायद दवा की पर्ची थी। समीर ने उसे अनदेखा किया और वंदना को कमरे में ले गया। डॉक्टर को फोन लगाया गया। डॉक्टर ने आकर जांच की और उनका चेहरा गंभीर हो गया। मिस्टर समीर, इनकी हालत बहुत खराब है। इन्हें 104 डिग्री बुखार है और डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा है। इनका बीपी खतरनाक रूप से कम है। यह हालत 1-2 घंटे में नहीं होती। यह शायद कल रात से या उससे भी पहले से बीमार हैं। आपने इन्हें काम क्यों करने दिया? अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता। मल्टी आर्गन फेलियर का खतरा हो सकता था। समीर सन रह गया। कल रात से उसे याद आया कि वंदना कल रात कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया था। उसे खुद पर इतनी घिन आई कि वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और आराम करने की सख्त हिदायत देकर चले गए। सुमित्रा देवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टर के जाते ही वह बोली, अरे, आजकल के डॉक्टर भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। थोड़ा बुखार ही तो है, अब घर में काम है तो बहुए के बिस्तर पकड़ लेंगी। समीर, जो अब तक वंदना के सिर पर पट्टियां रख रहा था, अचानक उठा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और उनका हाथ पकड़कर रसोई में ले गया। समीर, क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ, दुख रहा है, सुमित्रा देवी चिल्लाई। समीर उन्हें उसी डस्टबिन के पास ले गया जहां उसने वह पर्ची देखी थी। उसने वह पर्ची उठाई। वह वंदना की कल दोपहर की डॉक्टर की रिपोर्ट थी, जो शायद वंदना ने रसोई में जल्दबाजी में कहीं रख दी थी और वह गिर गई थी। समीर ने उसे पढ़ा। वायरल फीवर और बेड रेस्ट की सलाह लिखी थी। मम्मी, समीर की आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद कड़क थी। कल शाम को वंदना आपके पास आई थी ना, जब मैं ऑफिस से आ रहा था? सुमित्रा देवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था इतना तेज बुखार है।
उसने बस कहा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। समीर की आंखों में अब तक दबा गुस्सा फूट फट पड़ा। झूठ मत बोलिए मम्मी, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था। फिर भी आपने उससे 50 लोगों का खाना बनवाया। और मैं भी कितना अंधा था। उसकी आवाज भर्रा गई। तभी दरवाजे पर खड़ी बुआ जी धीरे से बोली, सुमित्रा, कल वंदना सच में बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने भी कहा था उसे आराम करने दो। यह सुनते ही समीर की मुट्ठियां भीज गई। उसने पहली बार अपनी माँ की तरफ बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पति की तरह देखा। आज अगर वंदना को कुछ हो जाता ना मम्मी, तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी पहली बार निरुत्तर थी। उधर बिस्तर पर लेटी वंदना आधी बेहोशी में सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा था। समीर तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो वंदना। अब इस घर में तुम्हारी सेहत और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होगा। अगले दिन पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। रसोई में पहली बार सुमित्रा देवी खुद चाय बना रही थी और समीर वंदना के लिए खिचड़ी। रिश्तेदारों के जाते जाते बस एक ही चर्चा थी। उस दिन घर में सिर्फ सत्यनारायण की कथा नहीं हुई थी, बल्कि एक बेटे की आंखें भी खुल गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।